जयपुर में मैंने इलेक्शन के दिनों में बहुत रैलियां की और मुझे याद है कार्यकर्ता और जनता जब ठान लेती है तो क्या होता है। जयपुर में यह परंपरा थी राजस्थान में कि जो विधानसभा जीतेगा वो लोकसभा भी जीतेगी। लेकिन इस बार, पिछली बार हम विधानसभा नहीं जीते, 72 सीट पर रुक गए। तो सबको लगा कि कांग्रेस अब 15-20 सीटें लाएगी, हमारी 4-5 ही सीटें आएगी। लेकिन अब सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 25 के 25 सांसद बने। ये मोदी जी का करिश्मा। मोदी पर विश्वास क्यों है लोगों का, इसी की कहानी है ये। और पहले आज से ही शुरुआत करते। आज 2 अच्छी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री जी ने देश में एक नए युद्धपोत की, वॉरशिप की एक उद्घाटन किया, लॉन्च किया, उसको समुद्र में छोड़ा। ये INS विक्रांत भारत की दूसरा युद्धपोत है और देश में बना पहला युद्धपोत है। इसके क्या और अभी बहुत बार है करूंगा, अभी तो शुरुआत है। तो ये एक युद्ध नौका हुई और उसका भी 70% सामान, पुर्जे, मशीन्स भारत में बने हैं। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का हम सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने ऐसा प्रण किया और इतनी सुरक्षा दी है, यहां सैनिक भी बहुत सारे हैं। मोदी जी ने सैनिकों को केवल ओआरओपी नहीं दिया, उनको विश्वास दिया कि आप पर मेरा भरोसा है और आप जो करना चाहते हैं वो मैं कभी रोकूंगा नहीं, आपको परमिशन दूंगा। आपको याद है जब उरी पर आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर हमला किया था तो सीमा पार जाकर आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, लॉन्चिंग पैड्स थे, वो खत्म कर दिए, सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन उससे ज्यादा जब पुलवामा में 40 सैनिकों की निर्मम हत्या की आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए थे, तब पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का केंद्र था, जो प्रशिक्षण केंद्र था, बालाकोट में था, वहां हवाई जहाज भेजकर बम्बिंग करके पूरा खत्म कर दिया। ये एयर स्ट्राइक मोदी जी ने करके दिखाया और एक ही संदेश दिया कि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। और ये जो हुआ, मैं राजस्थान के चुनाव प्रचार में बाड़मेर गया था, तो सीमावर्ती जो जिले हैं उनकी कॉलेज के छात्र थे, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा, उस समय मैं तो ये पूछ रहा था कि किसको वोट दोगे भाई, तो उन्होंने कहा मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले आज तक हमने ये देखा है कि सीमा पर से अगर गलती से भी हमारा कोई सैनिक पाकिस्तान के सरहद में जाता है तो पाकिस्तानी सैनिक उसको पकड़ते हैं और सर कटवा के भेजते हैं। लेकिन ये पहला बहादुर प्रधानमंत्री है जिसने 24 घंटे में पायलट को जिंदा वापस लाया। ये लोगों की 36 राफेल
युद्ध के जेट फाइटर्स आ गए, हूं कच्चू नहीं हुआ, करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलिंग था। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि इसमें करप्शन हुआ, कुछ नहीं चला, क्योंकि एक इतनी पारदर्शी व्यवस्था और सरकार आई कि जनता का उसमें पूरा भरोसा है और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इसलिए अभी 2 दिन पहले 8वीं बार, क्योंकि ये हर 2 महीने में एक बार सर्वे होता है कि दुनिया के जो 10-12 प्रमुख नेता है वो उसमें पॉपुलर कौन है, और मुझे खुशी है कि लगातार 8वीं बार मोदी उसके सब टॉप 4 पर रहे और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी है तो मुमकिन है ही। और आप देखोगे राजस्थान का चुनाव होगा और राजस्थान भी हम जीतेंगे, ये मैं आपको बता। तो ये एक नई व्यवस्था है। दूसरी भी आज न्यूज है, वो मुझे तो थोड़ी ज्यादा ही महत्व की लगी। हमें मालूम है कि ब्रिटिशों ने हम पर 150-200 साल राज्य किया, हम गुलाम थे, हम लड़े उसके खिलाफ। जब 14 में मोदी जी सत्ता में आए तो भारत का विश्व के अर्थव्यवस्था में 11वां नंबर था, 11। We were 11 in the world ranking of the economic prosperity। लेकिन आज हमने ब्रिटेन को भी पछाड़ के 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब चाइना में मंदी है, जब यूरोप में मंदी की बात कर रहे हैं, अमेरिका में मंदी की बात कर रहे हैं, हम तरक्की की बात कर रहे हैं। ये एक नया विश्वास मोदी जी के दूरगामी फैसलों के कारण आ रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए एक जाते जाते मैं ये भी बताना चाहूंगा, आज रात को 9 बजे डीडी ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि स्वराज नाम की पिछले महीने से ही एक बेहतरीन सीरीज शुरू हो गई है कि स्वराज्य कैसे मिला हमें, कौन कौन लड़े। आज तक कम्युनिस्ट और कांग्रेसी इतिहासकारों ने सच्चा इतिहास ही सामने नहीं लाया था, वो वहां दिख रहा है। तो आज पिछले रविवार को जो एपिसोड हुआ उसका री टेलीकास्ट है, और कल नया एपिसोड होगा। तो आज भी रात 9 बजे देखिए, कल भी रात 9 बजे देखिए डीडी पर स्वराज, क्योंकि ये कहानी है, ये जज्बा है, और यही सुरक्षा को मोदी जी ने सबसे अहम पर रखा है। अब मुझे तो वो ही इज a different leader, he is a different kind of leader, he thinks differently, he acts differently। कितने उदाहरण बताऊं। अब आजादी का हर साल 15 अगस्त को सालगिरह होता है। इस साल 75 साल हुए। 75 साल में किसी को क्यों नहीं सूझा कि लोगों को घर में और दुकानों में राष्ट्रध्वज लगाने की परमिशन देनी चाहिए। पहले नियम ऐसा था, केवल सरकारी संस्थान में लग सकता है, प्राइवेट निजी घरों पर और दुकानों पर और कहीं भी नहीं लग सकते। एक ही नियम था, लेकिन किसी ने बदला नहीं आज तक। मोदी थिंक्स डिफरेंटली, और इसलिए उन्होंने नियम एक दिन में बदला और देश में करोड़ों घरों पर हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये नई कल्पना है ना। That is what we see every time in Modi, कि he thinks differently, he acts differently। दूसरा एक उदाहरण बताता हूं। अब 8 साल हो गए, 2014 के पहले के दिन याद करें। कोई भी एक कागज, मार्क लिस्ट, स्टूडेंट्स की मार्कशीट आई, डिग्री सर्टिफिकेट आया, कुछ भी आया, उसकी जेरॉक्स देना है, तो जेरॉक्स पर क्या लेना पड़ता था? अटेस्टेशन। किसका? गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर का, उसका ठप्पा लगना चाहिए। क्या मानसिकता है ये मानसिकता ब्रिटिशों ने ये अटेस्टेशन की पद्धति शुरू की। ब्रिटिशों की यह मान्यता थी कि हमारा भारत के जनता पर विश्वास नहीं है और आपको हमारे अधिकारी का ठप्पा मिलेगा तभी हम आपके कागज पर विश्वास रखेंगे।
मोदी ने क्या बदला? ही थिंक्स डिफरेंटली। उन्होंने कहा मेरा 130 करोड़ जनता पर विश्वास है और आपके साइड से ही अब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। दिखने में सामान्य बात है, लेकिन अपने जीवन में कितना बदलाव हो रहा है हर जगह देखो। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस गति से बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं। आपके यहां भी अभी कोई चाय के स्टॉल पर भी चाय पीता है या कुछ खरीदता है तो तुरंत लोग फोन से ही पैसा दे। आप पाकिट रखने की जरूरत ही नहीं, फोन से ही चाय का भी पैसा दे रहे हैं ना। और किससे दे रहे? फोन पे। यहाँ क्या पॉपुलर है? गूगल पे, फिर फोन पे, पेटीएम। तो पेटीएम से दे रहे। तो ये सभी है, लेकिन हर एक अपने पसंद करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म दुनिया में एक ऐसा तैयार हुआ। दुनिया में पिछले 6 महीने लगातार सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में हो रहे, तो उसका नाम भारत है। यह हमें समझना चाहिए। और ये कितना फैल गया। आपके यहां भी बैल की एक दिन पूजा करते हैं संक्रांति के आसपास, दीपावली। हमारे यहाँ गोवर्धन, तो हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में पूजा होती है, हर एक जगह अलग अलग डेट से। तो मैं अभी गया था पुणे में, तो मैंने देखा गया तो एक बैल के सिंग में QR कोड का कार्ड लगा था कि जिसको देना है फोन लगाए और बैल के मालिक को पैसा दे। तो इतना बढ़ गया। और अभी उल्लेख किया देवनानी जेपी, राजीव गांधी कहते थे, यही कहते थे कि 100 रुपए में बेचता हूं, लेकिन जयपुर आते आते 15 रुपए उसको गरीब को मिलते, 85 रुपए बीच में खाते थे। मैं उस समय भी पूछता था कि कौन खाते हैं भाई? दिल्ली से गली तक कांग्रेस वाले तो यही काम करते हैं, पहले दिन से यही काम करते हैं, तो पैसे खाना उनका एक आदत है। अभी भी देख रहे हैं गहलोत सरकार में क्या चल रहा है। और इसलिए एक आज बदल गया। अब मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं दिल्ली से, तो 100 के 100 रुपए देहात में कहीं भी खाते में जमा होते हैं। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, यह हमें समझना चाहिए। He thinks differently। मैं और भी एक दो उदाहरण जरूर बताना चाहता हूं। उन्होंने जैसे हमारे यहाँ अनमैन गेट्स है, 11,000 अनमैन गेट्स थे, जहां रेलवे का गेट है लेकिन कोई सिपाही नहीं है, कर्मचारी नहीं। 11,000 गेट्स थे 2014 में। और इसलिए हम बार बार सुनते थे कि भाई स्कूल की बस जा रही है, रेलवे की टक्कर मारी और बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। कोई शादी की बारात जा रही है, वहां टक्कर मारी, बाराती बेचारे मर गए। तो ऐसी न्यूज हम हमेशा पढ़ते थे, याद आ रहा है ना? अब नहीं ऐसा पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि सारे अनमैन गेट्स पर लोग रखे या दूसरा रास्ता निकाला कि कोई एक्सीडेंट नहीं होता। अनमैन गेट्स पर यह आज हो गया है। ये नई सोच है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड जो मिलते थे, वो पहले क्या था? अच्छे खिलाड़ी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे लोग, उनको मिलता था। वो मिलना भी चाहिए, उनको आज भी मिल रहा है। लेकिन मोदी ने एक ऐड किया, जो एकदम देहात में गोर गरीबों की सेवा करते हैं, जिंदगी खपाते हैं, लेकिन जिनका नाम नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढकर उनको भी पद्म अवार्ड देना शुरू किया। ये नई सोच है। और हमने इसीलिए देखा, पद्म अवार्ड लेने के लिए एक बुजुर्ग आए थे, उनके जूते चप्पल कुछ नहीं था, नंगे पांव आए थे। तो ये पहली दफा दिख रहा है कि recognize those who have done wonderful work but have remained unrecognized, तो उनको दिया। ऐसा ही उन्होंने प्रशासन में भी किया। सारे हमारे 140 IAS अधिकारी सचिव है,
उनको क्या कहा, पहली बैठक की, उनका ब्रीफिंग लिया और उनको कहा कि आपका पहला पोस्टिंग कहाँ था, सबने 30-35 साल पहले कहाँ नौकरी की थी। तो फर्स्ट पोस्टिंग जो था जहां एसडीएम लगे, वहां उनको 3 दिन के लिए भेजे कि जाओ उस गांव में जहां पहले आपने काम किया था, आपका क्या सपना था, आपने क्या प्लान किया था, आज क्या स्थिति है और क्या अच्छा करना चाहिए ताकि ये सुधरेगा। ये he is a different leader, he thinks differently, he acts differently. क्योंकि यह आदमी अलग पृष्ठभूमि से आया है। हमारे देश का एक सौभाग्य है कि हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में 80% वोटर वोट करते हैं। और मैं सूचना प्रसारण मंत्री था, मैं आपको सीक्रेट बताता हूं कि लगभग 30-35% लोग ही समाचार पत्र, पॉलिटिकल न्यूज पढ़ते हैं और थोड़े ही लोग टीवी का डिबेट देखते हैं। बाकी लोग राजनीतिक न्यूज पढ़ते नहीं, राजनीतिक डिस्कशन सुनते नहीं, मेजॉरिटी, लेकिन वो वोट देते हैं क्योंकि उनका परसेप्शन होता है, उनका मत तैयार होता है। मुझे याद है राजस्थान में एक वीडियो लोकसभा के चुनाव में बहुत वायरल हुआ था। कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे थे कि ये 15 लाख रुपए देने वाले थे, कहां दिया। तो ये किसान क्या कह रहा है खुद ही, यानी ये प्रचार का वाक्य हमारी तरफ से मुद्दा ही नहीं था क्योंकि ऐसा था ही नहीं। तो वो कह रहा है कि भाई साहब उससे क्यों 15 लाख रुपए मांग रहे हो, वो तो गरीब है। आपने इमरजेंसी के दौरान सारे किले लूटे, जवाहर और सोना ले गए, आपके पास अकुत संपत्ति है, आपके पास पैसा है, आप 15-15 लाख रुपए दे दो, उसको क्यों मांगो। अब जो सवाल हमारे प्रचार का मुद्दा नहीं, 45 साल पहले की घटना है, लेकिन जो कभी हमारे नेता, वक्ता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता, उम्मीदवार कोई नहीं बोल रहा है, वो मुद्दा उसके मन में है। इसको कहते हैं परसेप्शन, और ये परसेप्शन के आधार पर लोग करते हैं। मैं एक दिन जाते जाते राजस्थान की लोकसभा की कहानियां बता रहा हूं। मैं जाते जाते खेती और मजदूर 5-6 बैठी थी भोजन के लिए, तो मैं गया, मैंने कहा कुछ खिलाओ, खिलाया। तो मैंने कहा किसको वोट दोगे, बोले मोदी को। मैंने कहा क्यों, बोले सर वो गरीबी से आया है ना, उसको गरीब समझता है, उसको गरीब की व्यथा समझती है। देखो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होता है कि लोगों को ये राजा और कहीं बहुत ऊंचे स्थान का व्यक्ति नहीं लगता, अपने में लगता है। ये मोदी की स्ट्रेंथ है, ये मोदी की स्ट्रेंथ है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग बोलते थे, यहां मैंने एक हमाल को पूछा, बोले नहीं मोदी को देंगे। मैंने कहा क्यों, बोले ना घर ना दार ना परिवार, 24 घंटे काम करता है, ऐसा आदमी चाहिए। 19 की बात है। तो ये लोग समझते हैं, और इसलिए 14 में पहली दफा 30 साल के बाद एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला, 282 सीटें हमारी आई। 5 साल के बाद लोगों की सीटें कम होती है, मोदी की बढ़ी, और अब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। मैं आज कह देता हूं कि 2024 में तो जनता का इतना प्यार और विश्वास का फल मिलेगा, और इससे भी बहुत अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के आएंगे। ये होगा क्योंकि इज ए डिफरेंट लीडर। कांग्रेस वालों को समझा ही नहीं, जैसा अभी देवनानी ने बताया, देवनानी जी ने, कि वो स्टेशन पर चाय बेचते थे। हाँ बेचते थे, इसमें स्वाभिमान से कमाना, इसमें क्या बुराई बात है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर है। और इसलिए कांग्रेस वालों को ये रास नहीं आया। वो कांग्रेस के नेता ने कहा, मणिशंकर ने, कि ये तो चाय वाला प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनेगा। अरे चाय वाला एक बार भी बना, दूसरी बार भी बना, लोग वोट करते रहेंगे, वो देश की सेवा करते रहेंगे, ये उनको समझना चाहिए। अब उनका गया, तीसरी बार भी बनेगा। अरे अब तीसरी
चुके हो। चौथी बार भी बनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो, लोगों का विश्वास ही मुद्दा होता है। अपने देश में परसेप्शन के आधार पर वोट मिलता है, और इसलिए परिवारवाद के खिलाफ है वो। परिवारवाद क्या होता है? किसी का बेटा वो सांसद है और कोई विधायक बना या विधायक है, उसका भाई कोई दूसरा पंचायत में चुन के आया, उसको परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद बने पूरे पार्टी के निर्णय करने की जगह एक ही परिवार में है, जो कांग्रेस में हम देखते हैं। एक ही परिवार, डाइनिंग टेबल पर ही उनकी पार्टी के निर्णय होते हैं। तो क्या करेंगे? वैसा ही सपा है, वैसे ही आरजेडी है, तेजस्वी का वैसा ही है, अखिलेश का वैसा ही है, टीआरएस का वैसा ही है, डीएमके का ऐसा ही है, शिवसेना का ऐसा ही है। तो ऐसे अनेक पार्टियां देश में है। अब ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष बनते हैं, कैसे बनते हैं? वेंकैया नायडू बने, राजनाथ सिंह बने, नितिन गडकरी बने, अमित शाह बने, अब नड्डा बने हैं। कौन किसका रिलेटिव है? कोई किसी का रिलेटिव नहीं। किसी के पास बहुत पैसा नहीं, किसी के पास कोई बाहुबली नहीं है, लेकिन अपना टैलेंट, डेडिकेशन, प्रतिभा, लगन और मेहनत के आधार पर वो अपने स्थान पर पहुंचे हैं। दिस इज बीजेपी, दिस इज मोदी गवर्नमेंट, ये बात। और इसलिए एक नया हमें विश्वास मिला है। तो मोदी ने परिवारवाद का विरोध किया है, वो सैद्धांतिक है। नहीं चाहिए ऐसा परिवारवाद जो एक परिवार के बाहर कोई देखेगा ही नहीं। कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे, नेताजी सुभाष बाबू उनके प्रमुख नेता थे, सरदार पटेल उनके प्रमुख नेता थे, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। मोदी जी आने के बाद मोदी जी ने फिर सब स्वतंत्रता सेनानियों की ये याद जगाई और देश में उनका संदेश पहुंचाया, ये काम किया। दो तीन चीजें छोटी देता हूं। दूसरा एक उनका सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया, तब लोगों को नहीं लगा कैसे इतना देश में कचरा है, कैसे साफ होगा। लेकिन 7 साल में बहुत फर्क पड़ गया, और लोग उसमें, बच्चे भी देखो, आज गाड़ी से जाते हुए किसी पेरेंट्स ने अगर पान खा के थूकने की कोशिश की तो उसका रोकता है, उसका ही बेटा या बेटी रोकती है। यह परिणाम है स्वच्छ भारत का। आज ही थिंक्स डिफरेंटली। जैसे मैंने कहा कि जैसे उन्होंने 15 अगस्त के दिन में भाषण में कहा कि ये जो आप लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदर्भ था, उन्होंने कहा कि आप लड़की को 7 बजे के बाद अगर वो आती है तो पूछते हो कि कहां गई थी, लेकिन क्या लड़के को कभी पूछते हो कि इतना देर क्यों हुआ? ऐसा बोलने वाला आदमी नहीं देखा। मैं सूचना प्रसारण मंत्री था, तब क्या हुआ, पहले 2-3 महीने मोदी जी बोल ही नहीं रहे थे, तो पत्रकार भी बोलते कहने लगे, लोग भी पूछने लगे। तो मैंने भी एक बार पूछा, बोले रुको, और 3 महीने के बाद हमें बुलाया और कहा कि आज मन की बात मैं शुरू कर रहा हूं रिकॉर्डिंग करना। किया, और रिकॉर्डिंग शुरू हुआ और एक जनसंवाद प्रस्तावित हुआ जो दुनिया का कोई नेता अपने जनता के साथ नहीं करता। हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे मन की बात होती है। वो जैसे घर का कोई मित्र और घर का कोई मार्गदर्शक बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं, इतने मुद्दों पर बोलते हैं। दैट इज व्हाई मेरा मेन पॉइंट इज ही थिंक्स डिफरेंटली, ही एक्ट्स डिफरेंटली, देयरफॉर ही इज ए डिफरेंट लीडर। और विपक्षियों को उनको हराने के लिए बहुत बदलाव करना पड़ेगा। पहले तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह आदत ही नहीं है। यानी यह आदत ही नहीं, इतना आराम से लेजी फेयर ऐसा चल रहा था कि आनंद से रहो, मस्त रहो और पॉलिटिक्स करो। अब ऐसा नहीं होता। मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। अमेरिका में नवरात्रि
के दिनों में 100 घंटे गए थे, 50 कार्यक्रम किए, पानी के सिवा कुछ नहीं लेते, और वापस आने के बाद तुरंत सुबह फाइलें लेकर भी क्लियर की और तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक भी की। ऐसा ही करते हैं। अभी 2 देशों की यात्रा 3-4 दिनों में पूरी करके वो आए और सीधे रात को 10:30 बजे उतरे, तो तुरंत पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग चल रही है, तैयार होना, वहां जाके हजारों मजदूर काम करते रात को भी, तो उनके साथ बातें की। तो ही थिंक्स डिफरेंट। दूसरा, परिवारवाद नहीं, उनका कहना है मेरिट चलेगा और अच्छा काम है। जो पुनिया जी ने कहा कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, उसके आधार पर हम कर रहे हैं, और ये राजनीति उन्होंने की। एक और उनका पहलू अच्छा है कि जस्टिस फॉर ऑल, और सबको न्याय देते हैं। जब घर देते हैं, टॉयलेट देते हैं, नल देते हैं, बिजली देते हैं, आयुष्मान का कार्ड देते हैं, या कुछ भी बेनिफिट देते हैं, जनरल अकाउंट खोलते हैं, डीबीटी भेजते हैं, या किसान को अभी तक हर किसान को 22-22 हजार रुपए मिले हैं और भी मिलते रहेंगे। तो ये जो करते हैं उसमें कभी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी ऐसा कोई भेद नहीं करते। जस्टिस फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास, यही नारा, और उसके आधार पे काम करते हैं। और इसलिए एक बहुत अच्छा अलग राज्य हम देख रहे हैं। एक और भी मुझे 2-3 बातें छोटी छोटी है लेकिन बहुत महत्व की लगती है। कोविड के विरोध में लड़ाई, मुझे याद है 30 जनवरी 2019 को चाइना में पहला पेशेंट मिला। दूसरे ही दिन हमारे मंत्रिमंडल की बैठक थी। मंत्रिमंडल में उन्होंने कहा ये जो चाइना में पेशेंट हुआ है ये आसान नहीं है, ये सदी का महान संकट होगा और ये अपने देश में भी आएगा। हमें तो कभी लगा नहीं था। उन्होंने कहा ये अपने देश में भी आएगा, बहुत तकलीफ होगी लोगों को, उसके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल के बेड बढ़ाना, पीपीई किट्स भी नहीं होते थे वो तैयार करना, मास्क नहीं होते थे हमारे देश में, ऑक्सीजन का ये नहीं होता था, सब शुरू किया और सब प्रयास किए। उसके पहले जो वैक्सीन बना सकते हैं ऐसे 3 कंपनियों को पैसा देकर शोध करो और जल्दी वैक्सीन लाओ, ये कहा, क्योंकि उनका कहना था वैक्सीन ही उपाय है। और हमने देखा आज यहाँ बैठे सबका वैक्सीन हो गया है ना, सबका वैक्सीन हो गया, क्योंकि वैक्सीन से ही तो हमें यह आजादी मिली है कि हम बिना मास्क के भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो हुआ वैक्सीन का, अनेक देशों में नहीं हुआ। भारत एकमात्र देश है जिसने 4 वैक्सीन खोजे हैं और चारों वैक्सीन काम कर रहे हैं, दुनिया के भी काम आ रहे हैं। और उसमें आपको याद होगा कोवैक्सीन जब निकला तब गहलोत महाराज भी बोले कि क्या कहूं उनको, तो गहलोत जी बोले कि नहीं ये कोवैक्सीन वगैरह इसमें दम नहीं। बाकी सब अखिलेश वगैरह भी बोलने लगे ये तो बीजेपी वैक्सीन है, ये तो टेस्टेड नहीं है। शशि थरूर और बाकी सब ने भी कहा, ट्वीट्स किए, राहुल गांधी ने कहा, डाउट व्यक्त किया। मोदी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका नंबर जब आया तो जाके कोवैक्सीन खुद लगाया, तब सारी चर्चा बंद हो गई, सारी चर्चा बंद हो गई। ये होता है नेता और ये होता है कि एक अलग सोच। तो कोविड के विरोध में लड़ाई में मुख्य मुद्दा था एक ऑक्सीजन का संकट आया सेकंड वेव में। तो ऑक्सीजन अपने देश में केवल 1500 टन रोज तैयार होता है, 1500 टन खपता है और उतना ही सालों से 70 साल सफिशिएंट था, लेकिन अब नहीं है। ये जैसे ध्यान में आया तो सारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल गैस वाज कन्वर्टेड इनटू मेडिकल गैस ऑक्सीजन। तो मेडिकल ऑक्सीजन किया लेकिन वो टेम्पररी था मेजर। अब नया नियम आया कि हर हॉस्पिटल में खुद का ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए और आज मुझे खुशी है 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल में हो गया, बाकी भी हॉस्पिटल में 1 साल में होगा। कभी भी कुछ संकट आया तो ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं पड़ेगी, ये व्यवस्था कर दी। दिस इज लीडरशिप। और इसलिए लोगों ने लिखा है कि नंदन नीलेकणी का लेख है, जिन्होंने आधार का वो यूआईडीए के प्रमुख है, उनकी नियुक्ति कांग्रेस ने की थी
कांग्रेस के समय 15-20 करोड़ आधार बटे थे, लेकिन 130 करोड़ लोगों को देना था। तो 14 में उनको उनकी राय होगी पॉलिटिकल, वो कांग्रेस के उम्मीदवार बने। नंदन नीलेकणी फ्रॉम बंगलोर, वो नंदन नीलेकणी कांग्रेस के उम्मीदवार बने, बीजेपी के आनंद कुमार जी के खिलाफ लड़े, आनंद कुमार जीते, वो हारे। तो उनको लगा अपना तो अभी काम गया, अब तो आधार का काम मुझे कोई फिर से कैसे देंगे, मैंने इतना विरोध में खड़ा हूं, इतना विरोध में भाषण किया हूं। मोदी जी ने उनको बुलाया, उनका प्रेजेंटेशन मांगा, क्या क्या हुआ है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या नहीं है, चर्चा की 3 घंटे। और 3 घंटे चर्चा के बाद सारे सजेशन देकर आशंकाएं पूछने के बाद उन्होंने कहा कि नंदन गो अहेड, यू हैव फुल फेथ ऑफ माइंड, मेरा पूरा विश्वास आप में है, आप आधार को 130 करोड़ जनता में पहुंचाए। ये होना है दिल वाला नेता। नहीं तो कोई केवल पार्टी की सोचता, तो जिसने हमारे खिलाफ लड़ाई की, भाषण किए, उसको कैसे देंगे। लेकिन ऐसा वो मानते नहीं, वो सबके साथ न्याय करते हैं। आज भी अपने देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो तमिलनाडु में डीएमके है, आंध्र में वाईएसआरसीपी है, तेलंगाना में टीआरएस है, केरल में कम्युनिस्ट है, बंगाल में ममता है, आम आदमी पार्टी दिल्ली और इधर है, दिल्ली में और पंजाब में। तो अलग अलग पार्टियां राज करेंगी, लेकिन अलग अलग राज करने के बाद भी ये देश एक है। इसलिए जीएसटी वॉज द ओनली एक्ट which was made jointly by all states and center together. Each word of GST, each rule of GST, each rate of GST was decided unanimously by GST Council. सब राज्यों के अर्थ मंत्री उसमें होते हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने मिलकर बनाया। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। लेकिन कुछ लोग राजनीति करने लगे, अंदर तो सहमति देते, बाहर आके उसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते। तो ये जो पाखंड है, उस पाखंड के खिलाफ उनकी लड़ाई है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया। आज दुनिया में स्टेटस कितना बड़ा भारत का। भारत पहले नेशेयर्स था। मैं पर्यावरण मंत्री था, तो 40-50 देशों में गया, तो हर देश का मंत्री मुझे क्या पूछता था, प्रकाश जी ये बताइए कि हमारे देश के नेता की हमारे देश में जितनी बड़ी सभा होती है, उससे बड़ी सभा हमारे देश में आपके नेता की हो रही है, कैसे होता है। लोगों को आश्चर्य लगता था, अब भी लग रहा है, लेकिन ये विश्वास चर्चा का है। विदेश में रहने वाले 2 करोड़ भारतीय वंश के जो लोग हैं, उनका भी है और दूसरों का भी है। तो ये हो रहा है। आज हमारे जो नेबरहुड है, श्रीलंका संकट में आया, चाइना ने दिए हुए कर्ज के कारण हुआ, लेकिन मदद के लिए कौन खड़ा रहा? भारत, भारत, भारत। ये किया है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है हम देख रहे हैं, केवल मजहब के आधार पर अलग हुए हैं। भारत के द्वेष और भारत में आतंक की भेजना, इतना ही जिन्होंने काम किया, उनकी आज क्या दशा है ये देखो। हम कहां हैं? आज पाकिस्तान के सारे युवक और लड़कियां कह रही है कि भारत कितना अच्छा है, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। ये जो वाक्य आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में एक बताऊंगा, याद दिलाऊंगा आपको। मिडिल क्लास यहां बहुत है। पहले इनकम टैक्स का रिफंड आने में महीनों महीने जाते थे, अभी 8 दिन में वापस आ रहा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, जिंदगी इतनी आसान हो गई और सुरक्षित हो गई। जयपुर में बम विस्फोट, मैं पुणे से आता हूं, पुणे में बम विस्फोट, मुंबई में 3 बार, दिल्ली में 3 बार, चंडीगढ़ में बम विस्फोट, वाराणसी में बम विस्फोट, अहमदाबाद में बम विस्फोट, सब जगह बम फूटते थे यूपीए के जमाने में। लेकिन 2004 और 14 तक बम फूटे। अब 2014 के बाद 8 साल में ऐसे किसी शहर में बम नहीं हुआ, आतंकी हमला नहीं हुआ। यह ऐसे ही नहीं होता, उसकी बहुत तैयारी और बहुत उपाय करने पड़ते, तब जाके ये साध्य होता है। तो ये भी किया है। आज उन्होंने कहा
15 अगस्त के भाषण में कि हमारे देश के परंपरा का अभिमान होना चाहिए। इस देश के परंपरा का एक अविभाज्य भाग है राम। आप केरल से अरुणाचल तक जाइए, यदि राम को सबसे ज्यादा विरोध कौन करते? सीपीएम, कम्युनिस्ट। उनके नेता का नाम क्या है? सीताराम येचुरी। जो राम को विरोध करते हैं उनका नाम ही सीताराम। और बाकी भी कांग्रेस में सभी जगह हमने देखा पूरे देश में राम है, साउथ ईस्ट एशिया में भी राम है। तो ये राम देश का एक मूल आस्था का बिंदु नहीं है, ये एक हमारी बड़ी विरासत है। लेकिन वो 500 साल विवाद चला। 500 साल के बाद 5 जजों ने मिलकर राम मंदिर को वैध ठहराया और बांधने की परमिशन दी। और मुझे खुशी है कि अभी अयोध्या में बहुत जोर से काम चल रहा है, राजस्थान का ही पत्थर यूज हो रहा है और आगे जाके अगले साल दिसंबर में या 24 के जनवरी में आप राम लला का दर्शन नए भव्य राम मंदिर में कर सकेंगे। एक राष्ट्रवाद की नई पहल, भारत में गौरव करो, ये भाव ये मोदी जी ने जगाया और इसलिए पूरा देश आज वो साथ दे रहा है। आज हर चीज में उन्होंने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। लोक कल्याण के कार्यक्रम हो, आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे घर में, मैं देहात में था, चौथी तक हमारे घर में लाइट नहीं था। तो एक लाइट आना माने लालटेन पर और बाकी जगह ऐसा मोमबत्ती जैसा दिया जलाकर ही हम अध्ययन करते थे, लेकिन चिमनी, लेकिन वो जैसे लाइट आया तो कितना आनंद हुआ। आज 10 करोड़ घरों में जहां महिलाएं किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके पानी लाती थी, वो पानी अब घर में नल से आने लगा। वो 10 करोड़ घरों के महिलाओं का आनंद का विचार करो, ये सबसे रियल एम्पावरमेंट। तो गरीब का भी सोचा, मध्यम वर्ग का भी सोचा, फिर बाकी ईज ऑफ लिविंग भी दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी दिया, और इसलिए अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर रही है, भारत भी सुरक्षित हो रहा। और इसके साथ चैलेंजेस आते हैं लेकिन लड़ते हैं। और इसके लिए आज इतना ही मैं कहूंगा कि ये जो किताब है, ये किताब केवल किसी की प्रशस्ति का किताब नहीं है। ये किताब एक भारत की नई कहानी है जो 20 साल लगातार नेता, और ये 20 साल हुए, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री, 8 से ज्यादा साल, 8.25 साल हो गए प्रधानमंत्री। 20 साल में एक दिन भी कैजुअल लीव नहीं ली, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, और एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। ये प्रधानमंत्री है। काम की प्रेरणा इसको कहते हैं। और इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि वी आर ए नेशन फर्स्ट पार्टी। राष्ट्र प्रथम, हमारे कार्यालय में बोर्ड लगे ही है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। मोदी के लिए थोड़ा बदलाव है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, दैट इज मोदी। और इसलिए ये किताब भी पढ़ो और लोगों में खूब प्रचारित करो, क्योंकि यही देश की आशा है और यही देश को बहुत आगे ले जाएगा। उन्होंने अमृतकाल की कल्पना की है कि 2047 में जब देश के आजादी को 100 साल होंगे, वो 100 साल के समय भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश होगा और सारी दुनिया भारत को देखने को आएगी। ये उन्होंने सपना देखा है और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। चलो आइए हम भी साथी हो जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जय हिंद। माननीय
अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए आमंत्रित कर दूंगा जयपुर शहर के महामंत्री तेज सिंह जी, कृष्ण मोहन जी और उपाध्यक्ष अजय जी पारी, तीनों आए और माननीय सतीश जी का स्वागत करें। इसके बाद की कड़ी में कुलवंत जी, अनिल जी शर्मा और अटल जी खंडेलवाल ये माननीय वासुदेव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के समय हम लोग तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं करें। और सुरेंद्र जी पूर्ववंशी, जयपुर शहर के युवा मोर्चा अध्यक्ष, इनसे आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इसी स्वागत की कड़ी में इस स्वागत की कड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा ये